Hello people, I hope you're doing great and today we are here to talk about insolvency law. चलिए यारों, तो आज का सेशन किस चीज के लिए है? हमारा CS प्रोफेशनल, उसमें हमारा प्यारा सा मॉड्यूल 3 में हमारे 3 सब्जेक्ट। सबसे पहला कॉर्पोरेट फंडिंग, जो आई थिंक अब आपके रग रग में पॉजिटिव हो चुका है। कॉर्पोरेट फंडिंग हमने जी जान से पढ़ा, उसके बाद में भी हमने जी जान से उसके रिवीजन सेशंस किए एंड आई होप यू आर रियली स्टडीइंग थॉरली। तो कॉर्पोरेट फंडिंग का अमेंडमेंट सेशन वगैरह सब कुछ हो चुका है और मैं ये आशा करता हूं कि आपकी कॉर्पोरेट फंडिंग को लेकर तैयारी बहुत माइंड बॉगलिंग चल रही है। देन कम्स सेकंड माय फेवरेट सब्जेक्ट, दैट इज MCS मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडीज। आई थिंक वो तो आपको एनीवेज उस सब्जेक्ट से प्यार हो चुका है, तो नोबडी हैज टू फोर्स यू टू स्टडी दैट सब्जेक्ट। उस सब्जेक्ट का भी जो एडिशनल केसेस थे, जिसे अमेंडमेंट कह सकते हैं, वो सेशन फॉर ऑगस्ट अटेम्प्ट एज वेल एज द मैराथन फॉर ऑगस्ट अटेम्प्ट वाज टेकन, इट इज देयर ऑन यूट्यूब। अब यारों, आज मैं आ रहा था फॉर टू टॉक अबाउट इंसॉल्वेंसी लॉ। कल के सेशन में हमने इंसॉल्वेंसी लॉ के जो भी अमेंडमेंट्स हैं वो सारे पढ़े एंड आई होप यू रियली लव्ड दैट लेक्चर। एंड टुडे वी आर हियर टू टॉक अबाउट the same subject but how to have a nice approach, how to have a structured approach towards this subject. देखो ऐसा है यारों, that CS प्रोफेशनल लेवल पे पहली बार हमें ओपन बुक सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं। CS प्रोफेशनल लेवल पे हमें पहली बार ओपन बुक सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं, तो एक अप्रोच डिफाइन करना काफी जरूरी होता है और एक गलत अप्रोच रहती है। सो ओपन बुक सब्जेक्ट इज लाइक अ डबल एजेड स्वॉर्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओपन बुक सब्जेक्ट्स, these are like double edged sword. So this double edged sword can really help you to sail through, और दिस डबल एजेड स्वॉर्ड कैन एक्चुअली मेक यू फेल इन द सब्जेक्ट एज वेल। तो ये एक डबल एजेड स्वॉर्ड है, तो आपको इसको सही तरीके से यूज करना आना चाहिए। ठीक है बेटा जी। आज का जो सेशन है वो मेरा फोकस करा है उन बच्चों पे जो इंसॉल्वेंसी लॉ सेल्फ करे। देखिए कैसा है, थर्ड सब्जेक्ट इज ऑप्शनल मॉड्यूल 3। तो आप बच्चों ने कोई भी सब्जेक्ट लिया होगा जो आपको सबसे पसंदीदा है। यहां पे मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूं जिन्होंने इंसॉल्वेंसी लॉ लिया, राइट। सो जो हमारे रेगुलर बैच स्टूडेंट्स हैं, वी हैव ऑलरेडी डन विद एवरीथिंग। हमने सब कुछ कर लिया है, हमने पास ईयर पेपर्स वगैरह सब सॉल्व करके रैप अप कर लिए, सो वी आर ऑल सॉर्टेड। यहां पे मैं क्या बात करने वाला हूं, यहां पे बात कर रहा हूं उन बच्चों के लिए जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं इंसॉल्वेंसी लॉ की। ठीक है, अगर कोई ऐसा बालक है जो रेगुलर बैच स्टूडेंट, मैं बता रहा हूं, आप भी चाहो तो वीडियो देख सकते हो, बट ये सब मैं आपको ऑलरेडी बैच के एंड में बता चुका हूं। सिर्फ एक एडिशनल बात बताऊंगा, जो पिछली बार मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजी थी, एक FAQs है जो मैं चाहता हूं कि आप एग्जाम के पहले पढ़ के जाएं। तो वो लास्ट दिसंबर 10 में भी मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजे थे एंड दैट इज really done wonders in the examination। तो कोइंसिडेंस रहता है, कुछ गारंटी नहीं रहती, बट एग्जाम में 2 क्वेश्चन उससे आ गए थे। तो वो FAQs आपको पढ़ने, वापस एक बार ये ध्यान रखना है। अपार्ट फ्रॉम इट, जो आपको मैंने रेगुलर बैच के अंदर बोला है वही आपको ध्यान रखना है। तो आप चाहें तो सेशन कंटिन्यू कर सकते हैं और बाकी जो बच्चे हैं उनको तो सेशन कंटिन्यू करना ही है। ट्रस्ट मी, दिस सेशन विल बी रियली फ्रूटफुल। मैंने एक पूरे सब्जेक्ट को जो स्टडी किया है फॉर मोर देन 100 आवर्स, उसको मैंने एकदम कंप्रेस करने की कोशिश की है वीडियो ऑफ से हाफ एन आवर। कि हाफ एन आवर के वीडियो में मैंने उसको पूरा कंप्रेस करने की कोशिश की है कि मैं हर एक बात आउट ऑफ माय एंटायर एक्सपीरियंस ऑफ द ओपन बुक सब्जेक्ट आपके सामने रख पाऊं एंड आई बिलीव दिस इज गोइंग टू रियली बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। चलिए, तो जैसे कि जनरली जब भी ओपन बुक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन होती है तो एक बालक के सामने ये मेजर क्वेश्चंस होते हैं, राइट। तो ये मेजर क्वेश्चन मुझे लगता है जो बालक फेस करता है, इस कारण से वन बाय वन आई विल बी आंसरिंग ऑल ऑफ दीस क्वेश्चंस। और आप बच्चों के लिए पहले सब कुछ लिख के लाया हूं, तो हर एक क्वेश्चन का आंसर मैं लिख के लाया हूं ताकि आपका समय बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। हो सकता है कोई गधा होगा जो इसे एग्जाम के एक दिन पहले देख रहा होगा, हो सकता है आप में से कोई गधा होगा जिसको 1.5x पे देख रहा होगा, बट कोई बात नहीं यारों, आप सब हो तो मेरी गधे ना, तो कोई चिंता की बात नहीं है। आई कैन रियली अंडरस्टैंड। कोई होगा देखो अभी हंस रहा होगा कि हाँ मैं तो 1.5x पे देख रहा था यार। तो गधों, कोई परेशानी की बात नहीं, एग्जाम के एक दिन पहले देख रहे हो अगर, तो 1.5 पे देखोगे ना। और अगर कोई व्यक्ति अभी अगर पहले देख रहा है एग्जाम के थोड़ा समय, तो आराम से मस्ती देखो, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, सो सबसे पहले क्वेश्चन का शुरू करते हैं एकदम मस्ती में। वी गोइंग टू ग्रेजुअली कवर ईच एंड एवरी क्वेश्चन एंड ट्रस्ट मी, आई नो कि आपके दिमाग में क्या सवाल होते हैं, तो वो सारे सवाल मैंने यहां पे लिस्ट किए टू स्ट्रक्चर योर प्रिपरेशन एंड टू गेट द बेस्ट पॉसिबल मार्क्स। दिस स्ट्रेटजी इज ऑलवेज टेस्टेड एंड ट्राइड। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे हाउ टू स्टडी फॉर ओपन बुक सब्जेक्ट, आपको मेरा दिसंबर अटेम्प्ट के पहले का वीडियो भी मिल जाएगा। तो दिसंबर अटेम्प्ट के पहले भी मैंने इसी प्रकार का एक वीडियो बनाया था, यही 8 क्वेश्चंस लिए थे, लेकिन उसके अंदर ऑफ कोर्स मैंने कंटेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई किया इस बार। बाकी वही 8 क्वेश्चंस दे रहा हूं। तो दिसंबर टर्म के पहले भी दिए थे एंड दिसंबर टर्म में बाय द ग्रेस ऑफ गॉड दैट वीडियो हैज क्रिएटेड वंडर्स, राइट। तो यू ऑफ कोर्स यू मस्ट हैव हर्ड इट फ्रॉम योर सीनियर्स, दैट इज व्हाई यू आर हियर। तो दिसंबर टर्म में इट हैज क्रिएटेड वंडर्स। स्टूडेंट्स के 70+ भी आए हैं इन एन ओपन बुक सब्जेक्ट, राइट। तो ऐसे कोई बड़ी बात नहीं रही एंड स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड रैंक। दिसंबर टर्म में मोर देन 10 ऑल इंडिया रैंक्स आए थे। सो all the 3 subjects have created wonders in December time and I want to repeat the same in the coming August time। ठीक है यारों, तो मैंने मेरे जी जान से सारे मैराथन बोलिए, यूट्यूब पे रिवीजन लेक्चर्स बोल दीजिए, अमेंडमेंट लेक्चर्स लीजिए, ये सब मैं ले चुका हूं जो मैं ले सकता था मेरे बेस्ट पॉसिबल एफर्ट से। ऑफ कोर्स यारों, कैसा रह जाता है कभी कभी आप बच्चों की भी और अपेक्षाएं रह सकती है, बट देन टीचर आल्सो हैज सम टाइम रेस्ट्रिक्शन। तो मेरे बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स जो मैं ले सकता था वो सब बच्चों आपके लिए लिया है और ये आपका लास्ट बॉल है।
फॉर इंसॉल्वेंसी लॉ का गाइडेंस सेशन, एंड आई होप कि ये भी आपके लिए उतना ही फ्रूटफुल रहे। चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ईच एंड एवरी क्वेश्चन वन बाय वन। द फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू स्टडी इंसॉल्वेंसी लॉ ऑप्शनल सब्जेक्ट। कि इंसॉल्वेंसी लॉ का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है इसको कैसे पढ़ना चाहिए, फोकस करना उसके लिए एक काम करता हूं, आईबीसी की बुक ओपन कर लेते हैं। तो ये आपकी इंसॉल्वेंसी की बुक है आईबीसी की, ठीक है, ये मेरी बुक है, ये आपको ऑफ कोर्स अवेलेबल है, आप मस्ती से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सर हम मॉड्यूल से करना चाहते हैं, मॉड्यूल से भी कर सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग व्हिच इज देयर इन मॉड्यूल इज देयर इन दिस बुक। तो आप मॉड्यूल से भी यूज करें तो कोई परेशानी की बात नहीं है, ये बुक भी यूज कर रहे हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं है। इस बुक को यूज करने का एक एडवांटेज रहता है कि हमारा सारथी जो है ना वो आपके हेल्पफुल हो जाता है। सारथी क्या होता है ये भी बताऊंगा, पहले फोकस करो अच्छे से यहाँ पे। So when we see the book, there are 17 chapters. There are 17 chapters. So the first question, how should a student study for insolvency law? कि किस प्रकार से पढ़ना चाहिए? सुना मेरी बात को बहुत केयरफुली। इन 17 चैप्टर्स को सबसे पहले 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं मैं। क्या आईसीएसआई ने कुछ पार्ट में डिवाइड किया? जी नहीं, ये मैं डिवाइड कर रहा हूं 3 पार्ट्स में। फोकस करना अच्छे से। द फर्स्ट पार्ट इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 9। इसको मैं कह देता हूं पार्ट ए, ये मैं डिवाइड कर रहा हूं, फोकस करना अच्छे से। फिर आते हैं नेक्स्ट 3 चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 11, 10, 11, 12, इसको मैं बोलता हूं पार्ट बी। और फिर लास्ट में हमारा आता है चैप्टर नंबर 13 टू 17, दैट इज पार्ट सी। फोकस करना बहुत अच्छे से। तो ये 17 चैप्टर्स को मैं इस तरह से डिवाइड कर रहा हूं। चैप्टर नंबर 1 टू 9, चैप्टर नंबर 1 टू 9 इज पार्ट ए, चैप्टर नंबर 10, 11, 12 इज पार्ट बी, चैप्टर नंबर 13 टू 17 इज पार्ट सी। ओके, इसमें जो 1 टू 9 है ये पार्ट ए है, ये आपके सिलेबस के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। इसमें भी 1 और 2 में कोई दम नहीं है। चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 आर ड्राई चैप्टर्स। सर विच चैप्टर्स डू यू कॉल ड्राई चैप्टर्स? जहां से कोई केस स्टडी वगैरह क्वेश्चन नहीं आ सकता, और ओपन बुक सब्जेक्ट में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है तो आपके लिए वैसे भी ट्रबल नहीं है, राइट? मैं आज के डिस्कशन में ये भी बात करूंगा कि क्या हम सीधा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, सब बात करूंगा, सो जस्ट बी पेशेंट, ठीक है? सो दिस इज हाउ आई हैव डिवाइडेड योर सिलेबस। चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 9 को मैं पार्ट ए बोल रहा हूं, चैप्टर नंबर 10, 11, 12 को पार्ट बी, 13 टू 17 को पार्ट सी। सुनना मेरी बात को बहुत केयरफुली। So how I prioritize, how I would suggest you to prioritize your study is कि आपने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है पार्ट ए को, दैट इज चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 9। ये प्रैक्टिकली आईबीसी के सेक्शन नंबर 79 तक रहते हैं, सेक्शन नंबर 1 टू 79 तक रहते हैं। तो सबसे ज्यादा प्राथमिकता आपको देनी है चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 9। आउट ऑफ 17 चैप्टर्स मैं आपको कह रहा हूं कि अराउंड 70% ऑफ द पेपर चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 9 से आता है। सो चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 9, उसमें 1 और 2 तो मतलब ड्राई चैप्टर्स हैं, तो हम बात करते हैं 3 टू 9 प्रैक्टिकली। चैप्टर नंबर 3 टू चैप्टर नंबर 9, यहां से एग्जाम का 70% पेपर आता है। तो आउट ऑफ 17 चैप्टर्स यू टू मेनली फोकस ऑन दीज 7 चैप्टर्स। आउट ऑफ 17 चैप्टर्स यू टू फोकस ऑन दीज 7 चैप्टर्स। तो इसमें मैं स्पेसिफिकली बोलूंगा तो ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, इसको सबसे भयंकर तरीके से आपको प्रिपेयर करना होता है। तो आपकी प्रिपरेशन की प्रायोरिटी कैसी होनी चाहिए? यू टू फोकस ऑन पार्ट ए फर्स्ट। पार्ट ए को सबसे पहले फोकस करना है, जिसमें चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 9 कवर करने। फिर आपने पार्ट बी पे नहीं, पार्ट सी पे जाना है, देन पार्ट सी चैप्टर नंबर 13 टू 17, दैट हैज टू बी योर सेकंड प्रायोरिटी। फिर लास्ट में आता है आपका चैप्टर 10, 11, 12। 10, 11, 12 जो चैप्टर्स है ना यारो, इसके अंदर आपने ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना है। इन तीनों चैप्टर से मिला के मेरे हिसाब से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 मार्क्स का पेपर आना चाहिए, एंड मेरे हिसाब से तो 5 मार्क्स का ही है। आई एक्सपेक्ट कि यहां से 5 मार्क्स का आएगा और मैक्सिमम 10 मार्क्स का आ सकता है, और मेरी अपेक्षा के हिसाब से यहां से आएगा आपका कोई डायरेक्ट इजी क्वेश्चन। ये मेरी अपेक्षा है कि चैप्टर 10, 11 और 12 जो है, बिकॉज ये जो चैप्टर 10, 11, 12 ना, ये कोर आईबीसी है ही नहीं। ये 3 चैप्टर्स कोर इंसॉल्वेंसी लॉ नहीं है, ये एंसिलरी चैप्टर्स हैं कि कुछ और चीजें हैं। तो यहां पर इस सब्जेक्ट में इन पे फोकस नहीं होगा, तो ये 3 चैप्टर्स पे आपको ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना है। सर पूरा स्किप कर दें क्या? नहीं बेटा जी, वो नहीं कह रहा हूं। आपने क्या समझना है, आपके पास कितना समय है। कैसा है यार, ओपन बुक सब्जेक्ट पे यू शुड नॉट इवन वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। ये भी एक बहुत बड़ी आर्ट है, आपको समझना होगा दैट यू हैव 7 गुड सब्जेक्ट्स टू फोकस ऑन, राइट? सो यू हैव टू गिव टाइम टू अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। तो ओपन बुक को एक लिमिटेड तरीके से टाइम देना है। तो जिसके पास एग्जाम के अगर मैं 1 साल पहले, जब मैं रेगुलर बैच में पढ़ाता हूं तो मैं सबको ही कहता हूं कि सारी पढ़ने, इनको भी हम पूरे तीनों चैप्टर्स का ओवरव्यू डिस्कस करते हैं, प्लेसमेंट डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर किसी का समय एकदम कम है और कुछ छूट ही रहा है, तो 10, 11 और 12 को आप सिर्फ मेरे सारथी से देख लेंगे तो भी चले, चैप्टर 10, 11, 12 को। तो ये मैं आपको काइंड ऑफ एबीसी एनालिसिस दे रहा हूं, जिसके अंदर पार्ट ए इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बाद में आएगा पार्ट सी, और लीस्ट इंपॉर्टेंट है पार्ट बी। लीस्ट इंपॉर्टेंट है पार्ट बी।
तो आई गेस आई हैव कम्युनिकेटेड कि जो बच्चे ऐसे ना जिनको भी पढ़ना ही बाकी है, कोई टॉपिक्स को देखना ही बाकी है, सबसे पहले पार्ट ए को जी जान से लग जाओ, ठीक है, फिर पार्ट सी पे जाओ, फिर टाइम बचता है तो पार्ट बी पे जाओ, अदरवाइज छोड़ दो उसको। छोड़ दो से मेरा मतलब है कि उसका सिर्फ प्लेसमेंट देके चले जाओ। मैं आई विल टेल यू व्हाट डू मीन बाय सीइंग प्लेसमेंट, सो दैट एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप फिर भी हैंडल तो कर पाओगे उसको। चलिए, एक और अच्छी बात क्या है कि अगर इन पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना तो आपको एक कंफ्यूजन नहीं होता है कि कौन से चैप्टर से, बिकॉज ये सारफेसी एक्ट है तो क्वेश्चन में क्लियर सारफेसी पे दिया होता है। ये क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी है तो क्वेश्चन में क्लियरली क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी दिया होता है। वाइंडिंग अप तो क्वेश्चन में क्लियरली वाइंडिंग अप दिया होता है। तो इन 3 चैप्टर से अगर क्वेश्चन आया है तो यू विल नेवर गेट कंफ्यूज कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चन है। लेकिन वहीं अगर इंसॉल्वेंसी लॉ का कोई प्रोविजन है तो आपको समझ भी नहीं आएगा कि चैप्टर 3, 4, 5, 6, 7 से कहां से क्वेश्चन, तो इसलिए उन्हें तो आपको पढ़ना ही होगा। तो पार्ट ए पढ़ने के अलावा कोई चॉइस नहीं है टू गेट गुड मार्क्स इन इंसॉल्वेंसी। हाँ, 40-45 चाहिए तो फिर तो आप क्या भगवान भरोसे भी जा सकते हो। लेकिन इफ एट ऑल यू रियली वांट टू एम एग्जाम्शन 70+, देन यू हैव टू 100% गिव योर मतलब फुल फ्लेजेड एफर्ट्स इन पार्ट है। मैं आपको कह रहा हूं ना, रेगुलर बैच में सिर्फ चैप्टर 3 आई थिंक मैं 20+ आवर्स तक पढ़ाता हूं। 20+ आवर्स सिर्फ चैप्टर नंबर 3 पढ़ाता हूं, बिकॉज एक बच्चे का चैप्टर 3 हो गया ना तो उसको बाकी सारे चैप्टर लड्डू लगने लगते हैं। ऐसा तो फोकस करना अच्छे से यहाँ पे। तो दिस इज हाउ योर स्ट्रेटजी शुड बी। आते हैं हमारे पेज पे, हाउ टू स्टडी इंसॉल्वेंसी लॉ। देखना मैं क्या लिखा है। स्टेप 1, रीड द एंटायर मॉड्यूल यूजिंग एबीसी एनालिसिस। क्या बच्चों ने पूरी मॉड्यूल, या फिर अगर मेरे नोट्स यूज करो तो मेरे नोट्स, माय नोट्स कवर एवरीथिंग गिवन इन द मॉड्यूल। सो रीड द एंटायर मॉड्यूल यूजिंग एबीसी एनालिसिस। एबीसी मतलब ए क्या है, चैप्टर 3 to 9। चैप्टर 3 to 9 इज सबसे इंपॉर्टेंट, साथ में अमेंडमेंट्स। बेटा जी आप बच्चों को पिछले 2 मतलब ये अटेम्प्ट के अमेंडमेंट्स और पिछले अटेम्प्ट के अमेंडमेंट्स देख के जाने होते हैं, ठीक है। तो 3 to 9 अमेंडमेंट्स एंड सीएल। सीएल क्या है सुनना, आप नोट्स में देखोगे तो हर एक चैप्टर के एंड में आपको कुछ केस लॉज दिखेंगे। हर एक चैप्टर के एंड में आपको कुछ केस लॉज दिखेंगे। वो केस लॉज आपको हर एक चैप्टर के पढ़ के जाने। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई, चैप्टर नंबर 3 to 9 पढ़ना है, अमेंडमेंट्स पढ़ने हैं इस अटेम्प्ट के और पिछले अटेम्प्ट के, और हर एक चैप्टर के एंड में जो केस लॉज दिए हैं मेरे हिसाब से सिर्फ ए में से एग्जाम का सब्सटैंशियल पार्ट आना चाहिए। मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी ए फ्रॉम ए, ठीक है। तो ये सबसे पहली प्रायोरिटी। फिर नेक्स्ट यू हैव टू गो फॉर चैप्टर 13 to 17 एंड 1 and 2। 1 and 2 तो बहुत इजी है, बेसिक्स है वो देख लिया, और 13 to 17 देख लिया। और फिर एंड में अगर समय बचता है तो 10, 11 और 12 देखना है, और अगर समय नहीं बचता है तो इनका सिर्फ प्लेसमेंट देख के जाना है। कोई भी चैप्टर को छोड़ के नहीं जाना होता है। प्लेसमेंट का मतलब क्या है, हर एक हेडिंग देख ली कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप हैंडल कर लें। आई डोंट थिंक कि चैप्टर 10, 11, 12 से एग्जाम में केस स्टडी क्वेश्चन अच्छी। हम संभावनाओं की बात कर रहे हैं, हम ऑड्स की बात कर रहे हैं। सो दी ऑड्स दैट केस स्टडी क्वेश्चन पार्ट सी में आएगा इज वेरी लेस, एंड दी ऑड्स के केस स्टडी क्वेश्चन पार्ट ए में आएगा इज वेरी मोर। तो आप पेपर उठा के देखो, आप पिछले जो भी 2-3 अटेम्प्ट के पेपर उनको देखो तो आपको दिखेगा कि ए से ज्यादा केस स्टडीज आती हैं, पार्ट सी से केस स्टडीज की संभावना है नेग्लिजिबल। तो हम ऑड्स की बात कर रहे हैं। तो स्टेप 1 आपको मॉड्यूल को पूरा अच्छे से पढ़ना है इन दिस सीक्वेंस। ये दिस इज एबीसी एनालिसिस। एबीसी समझते ना, ए सबसे इंपॉर्टेंट, बी उसके बाद सी लीस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद में क्या करना है, स्टेप 2 हैज टू बी क्रिटिकली एनालाइज सारथी। फिर आपको क्या करना है, सारथी को क्रिटिकली एनालाइज करना है। सारथी को बहुत क्रिटिकली एनालाइज करना है। सर सारथी कहां होती है, फोकस करना। तो अपने नोट्स में आपको ये पूरा जैसे कि चैप्टर दे रखा है, ये आपको पूरा चैप्टर दे रखा है कि ये आपको ये चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, 17, यहां पे चैप्टर 1 स्टार्ट हो जाता है। फोकस करना अच्छे से, चैप्टर 1 स्टार्ट हो जाता है। फिर चैप्टर के पूरे डिटेल्स है ये सारे। हमारी एक बहुत ही जादूगर टाइप की बुक है, दैट इज सारथी। फोकस करना है यहां पे। ओपन हो जा बेटा जी। आजकल पीडीएफ मेरे साथ ऐसे करता है, घर पे मेहमान आते हैं तो ऐसे करता है। कोई देख रहा है बेटा, स्टार्ट हो जा। हो खुल गया। यस, दिस इज आवर सारथी, दिस इज आईबीसी का सारथी। तो देखना, ये चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं इंडिविजुअली वो सब यहां पे दिए, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, इराडी कमिटी, एनएल मित्रा कमिटी, जेजे रानी, ये सब। और ये हमारे नोट्स के कौन से पेज पे दिए हुए पेज नंबर है। सेक्शन नंबर भी दिया है बट चैप्टर 1 में कोई सेक्शन नंबर ही नहीं है। फिर आता है चैप्टर नंबर 2। ये देखो क्या क्या दिया, डिफरेंस बिटवीन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी, डेफिनेशन ऑफ बैंक्रप्सी, मीनिंग ऑफ लिक्विडेशन, ये उसका हमारे नोट्स का पेज नंबर, और ये अगर कोई सेक्शन इन्वॉल्व है तो सेक्शन नंबर, ये सब दिया हुआ है। इस तरह से आपके पास सारथी होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको अच्छे से आपके मॉड्यूल से या मेरे नोट्स से अच्छे से पूरा रीड कर लिया। देयरआफ्टर आपको सारथी को एनालाइज करना है। सारथी वर्क्स एज वंडर्स इन द एग्जामिनेशन। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है आप सबसे पहले सारथी पे जाते हैं। एग्जाम में कैसे आइडेंटिफाई करना मैं बताऊंगा, हाउ टू यूज सारथी में बताऊंगा, बट कोई भी टॉपिक आपको यहां पे इजीली मिल जाए। मॉरिटोरियम पे क्वेश्चन है, आपको अपने सारथी में मॉरिटोरियम मिल जाएगा, और हमारे नोट्स के कौन से पेज नंबर में मॉरिटोरियम का सेक्शन क्या है, सब आपको यहां पे लिखा हुआ मिल जाएगा। सर आप सेक्शन क्यों बताते हो, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा कि विच ऑल बुक्स टू कैरी फॉर द एग्जामिनेशन, उसमें बताता हूं कि बेरैक्ट भी लेके जाना होता है। तो इसलिए अगर कभी आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो सीधा मॉरिटोरियम पे क्वेश्चन, इसका सेक्शन क्या है 14, बेरैक्ट से सेक्शन 14 पे चलेगा। तो कभी कभी दैट आल्सो हेल्प्स। तो
तो अगर एग्जाम में कभी बाउंसर क्वेश्चन आ गए तो बेरैक्ट आपको हेल्प कर देगी। मोस्टली तो मॉड्यूल से ही सब कुछ हो जाता है, बट वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी पॉसिबिलिटी। चलिए, सो दिस इज आवर सारथीज पूरे से। और मैं आपको कह रहा था कि हर एक चैप्टर के एंड में केस लॉज है, ये देखो ऐसे हर एक चैप्टर के एंड में कुछ केस लॉज दिए, उसकी समरी भी मैंने सारथी में दे रखी है, ताकि अगर एग्जाम में आपको लगा यार ये तो ये केस लॉ था, आप सारथी में से फटाफट अरे हाँ ये वाला केस लॉ समरी में से मैच हो गया, अब फटाफट से उसके पेज नंबर पे जाके वहां से आप अपने हिसाब से आंसर लिख सकते हैं। सो सारथी इज गोइंग टू वंडरफुली हेल्प यू। चलिए वापस आते हैं, हाउ डू यू नीड टू प्रिपेयर। सो सबसे पहले अच्छे से रीड करो मॉड्यूल से, एबीसी एनालिसिस से। नेक्स्ट इज एनालाइज सारथी। सारथी को अच्छे से क्रिटिकली एनालाइज करो। क्रिटिकली एनालाइज करने का मतलब क्या हुआ कि आप सारथी को देखो और फिर अपने जो आपने मॉड्यूल में मेरे नोट से पढ़ा यहां से देखो। अब अगर आप सारथी यूज करें तो पैरेलली आपको नोट्स यूज करने पड़ेंगे, बिकॉज पेज नंबर रेफरेंसिंग के लिए, देन यू आर एबल टू कंफर्टेबली अकोमोडेट। हाँ ठीक है, क्रिटिकली एनालाइज सारथी। नेक्स्ट, गो थ्रू दी एडिशनल मटेरियल। अब कैसा है बेटा जी, आपको ये पूरा आपके नोट्स या मॉड्यूल पढ़ने के बाद कुछ एडिशनल चीजें पढ़नी होगी। दो चीजें, पहला एमसीएस के अंदर जो आईबीसी के केस लॉज है, तो आपका मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडी का जो सब्जेक्ट है उसमें जो आईबीसी के केस लॉज है वो भी आपको पढ़ने हैं। एग्जाम में ऐसा हुआ है कि एमसीएस के इंसॉल्वेंसी लॉ और कंपनी लॉ, ये दोनों के केसेस, कंपनी लॉ को पढ़ने में टाइम वेस्ट मत करो बड़ी, बट इंसॉल्वेंसी लॉ तो पढ़ना ही है, टाइम परमिट करता है तो कंपनी लॉ भी पढ़ना है। मैं लिख देता हूं आपके लिए आईबीसी प्लस कंपनी लॉ, आगे मैंने लिखा है कंपनी लॉ का जब कैरी करने वाली बात आती है। तो फिर आपको एडिशनली क्या पढ़ना है, अपने इंसॉल्वेंसी लॉ के मॉड्यूल के बाद में एडिशनली आपको पढ़ना है एमसीएस के इंसॉल्वेंसी लॉ और कंपनी लॉ के केसेस, ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। साथ में आपको कुछ एफएक्यूज पढ़ने हैं इंसॉल्वेंसी लॉ पे, तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने कुछ एफएक्यूज दिए, वो आपको पढ़ने, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, एंड मैं कोशिश करूंगा कि उसको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूं। तो ये एफएक्यूज भी आपको पढ़ के जाने, इस एफएक्यूज से दिसंबर एंड में 2 क्वेश्चन फंस गए थे, ठीक है, तो ये एफएक्यूज भी आपको पढ़ के जाने। ये हो गया एडिशनल मटेरियल। और फिर क्या करना है आपको, प्रैक्टिस पास्ट ईयर पेपर्स। देखो बेटा जी, ओपन बुक सब्जेक्ट के अंदर, ओपन बुक के अंदर यू हैव टू एंश्योर कि आप एक बार एग्जाम का स्ट्रक्चर देख के जाए। मैं भी आपको बताऊंगा कि पास्ट पेपर्स में का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बट यू हैव टू एंश्योर कि आप एक आधा पेपर सॉल्व करके जाए। हमने रेगुलर बैच में अगर 2 पेपर टाइमर के साथ में सॉल्व किए, तो आपको ये खुद से भी करना है, आपको खुद से भी करना है। जिन बच्चों ने रेगुलर बैच में की अच्छी बात है, इन्होंने नहीं किए, अकेले बैठ के टाइमर लगा के 3 घंटे में पेपर सॉल्व करो। ये करने के बाद सो दीज आर 4 स्टेप प्रोसीजर, और ये बहुत आराम से आपके इंसॉल्वेंसी के पेपर को गो थ्रू करते हैं। आपको ये चीज समझनी होगी बेटा जी, आपको ये चीज समझनी होगी कि जो 4 स्टेप प्रोसीजर है ना, ये आपको लग रहा है इतना सारा, ये बहुत कम है कंसीडरिंग एक 100 मार्क्स का पेपर है। आप कंपेयर करो ना इसको विद रिस्पेक्ट टू द एफर्ट्स वी हैव टेकन फॉर फंडिंग और द एफर्ट्स यू टेक फॉर सीआरआई, द एफर्ट्स यू टेक फॉर टैक्स, कितना एफर्ट्स लगता है 100 मार्क्स के पेपर के लिए, और कंपैरेटिवली यहां पे तो हाफ एफर्ट्स भी नहीं लेने पड़ रहे हैं, यहां पर हाफ एफर्ट्स भी नहीं लेने पड़ रहे हैं आपको। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, राइट। आप देखो ना, फंडिंग के हमारे लेक्चर्स 120+ आवर्स के होते हैं, और हमारे इंसॉल्वेंसी के लेक्चर्स सिर्फ 60 आवर्स के होते हैं, 660 आवर्स के होते हैं। तो प्रैक्टिकली हमें एक टाइम एफिशिएंट मैनर में ओपन बुक का प्रिपरेशन करना होता है, राइट, ऑप्शनल सब्जेक्ट का। तो आई थिंक ये बहुत बेयर मिनिमम है जो आप पढ़ रहे हैं, बेयर मिनिमम। चलो, तो ये 4 स्टेप में कर लेना। मैं आपको कह रहा हूं दुनिया की कोई ताकत आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने से नहीं रोक सकती, बट यू हैव टू इंश्योर कि चारों चीजें आप ईमानदारी से करें। चलिए, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द पेपर पैटर्न, कि सर पेपर पैटर्न क्या होता है। अब समझो अच्छे से, जैसा आपका एमसीएस का पेपर पैटर्न है, एग्जैक्टली वैसा आपका पेपर पैटर्न होता है इंसॉल्वेंसी लॉ का भी, ओपन बुक सब्जेक्ट का। तो ओपन बुक सब्जेक्ट में सबसे पहली बात कि ऑप्शनल नहीं होता है, 100 मार्क्स का ही पेपर आएगा और पूरा अटेंड करना है, कोई भी क्वेश्चन में और नहीं होता। ओपन बुक में ध्यान रखिएगा, ओपन बुक, बुक भी दे दो, ओपन बुक भी कर दो, इन बच्चों को ऑप्शन भी दे दो, वाह। तो फंडिंग में ऑप्शन आएगा, बट एमसीएस और आईबीसी में कभी ऑप्शन नहीं आएगा। तो अपने पेपर्स देखें तो उससे आपको क्लियरली पता होनी चाहिए बात। सबसे पहला क्वेश्चन आ गया 40 मार्क्स का। सो क्वेश्चन 1 विल कंप्राइज ऑफ 40 मार्क्स। सेम एक अच्छा सा केस स्टडी दे रखा होगा और उस पर आपसे क्वेश्चंस पूछे होंगे, ठीक है। ये जो 40 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये हो सकता है 10 मार्क्स के 4 सब क्वेश्चन हो, या 8 मार्क्स के 5 सब क्वेश्चन हो, या इस तरह से उनका वेरिएशन हो सकता है। बट द फर्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी फॉर 40 मार्क्स। कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं आता, मस्ती से कर पाते हो अगर अच्छे से पढ़ाई करके गए। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन आते हैं 12 मार्क्स ईच के। तो ये हो गया 60 मार्क्स और ये हो गया 40 मार्क्स। इस तरह से 100 मार्क्स का पेपर आता है। जो 12 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उसमें भी कोई ऐसा रूल नहीं है, ये बात तय है दैट यू विल हैव 5 क्वेश्चंस ऑफ 12 मार्क्स ईच, बट हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा अंदर इंटरनली, इसकी कोई स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट नहीं है। तो 12 मार्क्स का क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन 12 मार्क्स का भी हो सकता है, उसकी संभावना है कम है बट हो सकता है। 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन हो सकते हैं। एक बार अगर आप पेपर देखोगे तो वहां पे तो पता है 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 6 ऐसा भी आया था। तो एक क्वेश्चन में 6 छोटे क्वेश्चन थे 1 मार्क्स के, तो वैसा भी आया था। तो ये बात तय है दैट 5 क्वेश्चंस विल बी देयर फॉर 12 मार्क्स ईच। उनके इंटरनल बाइफरकेशन कैसा भी हो सकता है, उसको लेके कोई रूल नहीं। पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे आप बताओ,
आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल दो क्वेश्चन है। इंसॉल्वेंसी लॉ में चॉइस तो नहीं होती, बट ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है। दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है 6+6, एक क्वेश्चन है 3+3+3+3। 12 मार्क्स के क्वेश्चन है। विच वन विल यू अटेम्प्ट फर्स्ट? विच वन विल यू अटेम्प्ट फर्स्ट? और rather I should ask in this fashion, which one is more scoring? आपको दोनों आता है, आपको ये क्वेश्चन भी आता है, आपको ये क्वेश्चन भी आता है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 ये है, क्वेश्चन नंबर 3 ये है। कौन सा पहले करे समझ नहीं आ रहा, कौन सा पहले करोगे? कौन सा ज्यादा स्कोरिंग है? हमेशा एग्जाम में ध्यान रखना, जो क्वेश्चन सब क्वेश्चन में डिवाइडेड है वो हमेशा ज्यादा स्कोरिंग रहेगा। तो एग्जाम में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, पास पेपर दिखेंगे ना, तो 1+1 मतलब एक क्वेश्चन था जिसमें 6 सब क्वेश्चन थे एक मार्क्स के, तो वो क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट करो, क्योंकि वहां पे आपने अगर करेक्ट डायरेक्शन भी लिखा है तो 1 आउट ऑफ 1 मिल जाएंगे ना। तो जितना छोटे, जितने कम मार्क्स का क्वेश्चन है उतना ज्यादा स्कोरिंग होता है। आप समझो एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आया है 12 मार्क्स का, आप इसको कितना भी अच्छा लिख दो, आपको एग्जामिनर 8 से ज्यादा नहीं देता। अब होता है एक्सेप्शनली कभी दे देगा, बट नॉर्मली कह रहा हूं 7-8 पे अटका देगा। बट वही एग्जाम में 3+3+3+3 है, तो ये यार आपको यार 3+3+3+3, तो यहाँ पे कंफर्टेबली यहाँ पे 3 आउट ऑफ 3, 3 आउट ऑफ 3, 2 आउट ऑफ 3, 2 आउट ऑफ 3 ऐसे मिल सकते हैं। तो जितने कम मार्क्स का क्वेश्चन होता है उतना वो ज्यादा स्कोरिंग हो जाता है। बट इट इज अगेन अ डबल एजेड स्वॉर्ड। ध्यान रखना है कि जितने कम मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उतना पेपर लेंथी होता रहता है फिर, क्योंकि आपको एक 12 मार्क्स का क्वेश्चन है वो आप जल्दी लिख लेते हो, रैदर 3-3 मार्क्स अगर 4 क्वेश्चन लिखने में समय लगता है। तो छोटे मार्क्स के क्वेश्चन पहले करो, उससे आपका स्कोर अच्छे से बढ़ता है। एंड दिस हैज बीन एक्सपीरियंस्ड बाय वेरियस रैंकर्स। बहुत सारे रैंकर्स ने एक्सपीरियंस किया और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं। तो जो छोटे मार्क्स के क्वेश्चन है उनको पहले अटेम्प्ट करो, ठीक है। चल, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। एग्जाम का पैटर्न कैसा रहता है? आई होप यू वर ऑलरेडी अवेयर अबाउट इट कि फर्स्ट क्वेश्चन 40 मार्क्स का आता है और उसके बाद में आते हैं 12 मार्क्स के क्वेश्चन। मैं अभी भी कह रहा हूं, ओपन बुक एग्जाम में बिना पास पेपर एनालाइज करे एग्जाम में जाना इज बेवकूफी, राइट? तो आपको ध्यान रखना है, एमसीएस में मैंने आपके क्विज के माध्यम से सारे पास क्वेश्चंस करा दिए, आईबीसी मैंने क्लास में सॉल्व कराए थे। बट अगर कोई बच्चा ऐसा है ना जो सेल्फ स्टडी कर रहा है, कोई परेशानी नहीं, आप अरे मैं आपको करूं, आप कर लोगे, आप 4 दोगे, आप रैंक भी ला सकते हो। बस ये ध्यान रखना बेटा जी कि आपने पास पेपर प्रैक्टिस करके जाने हैं, मतलब जाने हैं, उसे स्किप मत कर देना। सो आई होप यू आर वेरी वेल अंडरस्टैंडिंग हाउ टू स्टडी। 4 स्टेप प्रोसीजर दिया है और ये जो मैंने लिखा है ना बेटा जी, ये आपको दे दूंगा मैं, ठीक है ना। सो डोंट वरी, ये लिखा हुआ भी आपके पास में रहेगा। नेक्स्ट इज, आर देयर एनी अमेंडमेंट्स? ऑफ कोर्स देयर आर। यस, गो थ्रू द अमेंडमेंट लेक्चर ऑफ दिस अटेम्प्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट। तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो 2 अटेम्प्ट के, उस अटेम्प्ट के और पिछले अटेम्प्ट के, दोनों के आपको अमेंडमेंट वीडियोस, अमेंडमेंट लेक्चर्स अच्छे से देख के जाने चाहिए और अमेंडमेंट शीट्स लेके जानी चाहिए। ये चीज ध्यान रखो हमेशा, ठीक है। आपके नोट्स में हो सकता है अमेंडमेंट्स इनकॉर्पोरेटेड हो, लेकिन फिर भी अगर आपको अमेंडमेंट शीट साइड से मिल जाती है, अमेंडमेंट वीडियो मिल जाता है, उसको देख के जाओ ताकि आपको याद रहेगा, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोशिश करूंगा और टेलीग्राम चैनल पे कोशिश करूंगा कि आप बच्चों को दोनों अमेंडमेंट, ये जो अभी लिया कल का तो आपने देखा ही है बेटा जी, और जो पिछला अमेंडमेंट वीडियो है वो भी आपको दे दूं वहां पे, ठीक है। तो अमेंडमेंट है, बिल्कुल अमेंडमेंट देख के जाना है, मतलब जाना। नाउ क्वेश्चन कम्स, हाउ टू यूज सारथी इन द एग्जामिनेशन। एकदम मस्ती से कि सर हमने सारथी पहली बार देखी, अब हमें बताइए कि सारथी को एग्जाम में कैसे यूज करना है। फोकस करेंगे एग्जाम में। एज सून एज यू रीड अ क्वेश्चन, ट्राई एंड गेस द चैप्टर नंबर। आपने जैसे क्वेश्चन को रीड किया, आप गेस करो कि वो चैप्टर नंबर कौन सा होगा। यार ये चैप्टर नंबर 6 से है, ये चैप्टर नंबर 7 से, आपको लगता है चैप्टर नंबर 6 से है। यू हैव गेस्ड द चैप्टर नंबर। अब आपको नोट्स पे नहीं जाना है, आपको पहले सारथी पे जाना है। सारथी में चैप्टर 6 पे जाओ। ये आपको चैप्टर 6 के सारे टॉपिक दिख रहे हैं, ये और ये रहा टॉपिक, मिल गया। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। और जैसे ही टॉपिक मिल गया, पेज नंबर 132 पे जाओ और वहां से आप आंसर बना लो। अगर मान लो इसमें आपको नहीं मिला और ये चैप्टर 6 में नहीं है, तो फिर सेकंड गेस मारो, और या फिर ये टॉपिक कहां पे होगा। इसीलिए तो हम पढ़ाई करते हैं, इसलिए तो हम आपको सारथी को अच्छे से एनालाइज करके जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम के दिन पहले आपको सारथी को अच्छे से पढ़ना है, और वो भी बोलते बोलते पढ़ना है, ताकि सारथी का एक माइंड मैपिंग हो जाना चाहिए कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन है तो आप सारथी से फटाफट उसके नोट का पेज नंबर तो आइडेंटिफाई कर लो। एग्जामिनर हमको फंसा नहीं पाए हैं बेटा जी। नॉर्मल बच्चों को समय लगता है, मतलब वो 5 मिनट तक टॉपिक मिला है, फिर मेन नोट्स के अंदर ढूंढ रहे हैं, यहां पर है वहां पर है, हम समय वेस्ट नहीं कर सकते। मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ये भी है कि हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। आपका इंसॉल्वेंसी का पेपर छूटने वाला है, मैं आपको बता रहा हूं, तो आपको अभी से प्रिपरेशन करनी है कि पेपर नहीं छूटा। मैं बता रहा हूं छूटने वाला है, बट आपको अभी जो जिसका नहीं छूटा वो भाई फोड़ के है, तो आपको अभी से प्रिपरेशन करनी है। यू हैव टू बी अमंग दोज जो फोड़ कर। तो उसके लिए एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। जैसे ही चैप्टर नंबर गेस किया, मेन बुक नहीं, सारथी से ढूंढ लो टॉपिक मिल गया, हाँ ये पेज नंबर, फिर मेन बुक पे जाओ। तो आपका बहुत समय बचेगा एग्जाम में, आप देखो। दैट इज हाउ यू हैव टू यूज सारथी, कि जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखता है, आप फटाफट से चैप्टर नंबर गेस करो, और इतना तो कर लोगे भाई, इतनी पढ़ाई आप लोग करनी होगी कि टॉपिक देख के आप चैप्टर नंबर आराम से गेस कर लो।
चैप्टर नंबर गेस कर लिया, आफ्टर सारथी से पहुंचो। देखो अगर केस स्टडी क्वेश्चन है तो भी आपको प्रोविजन तो लिखना होगा ना, तो अच्छे से पढ़ो, एनालाइज करके पढ़ो, ताकि केस स्टडी क्वेश्चन को आप आंसर कर पाओ। एंड आफ्टर रीच ऑन द मेन नोट्स के अंदर जो टॉपिक है, एंड वहां से फिर उसको अच्छे से स्ट्रक्चर करके लिखना, ठीक है। Then in the Sarthi, check the content of the chapter. If found, directly go to the page number given in the Sarthi. सारथी जो पेज नंबर सेक्शन दिया है वहां पे आप डायरेक्टली जा सकते हैं। तो सारथी को यूज कैसे करना है, वेरी इजी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ टू प्रिपेयर 1 day बिफोर द एग्जामिनेशन। के एग्जाम के एक दिन पहले कैसे प्रिपेयर करना है इन एन ओपन बुक सब्जेक्ट, स्पेशली आईबीसी। आ जाओ, 1 day बिफोर द एग्जामिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अभी सब बच्चों के लिए, ठीक है ना, जो मेरे बच्चे उनके लिए भी सबसे पहली चीज जो आपको करनी चाहिए दैट इज रीड सारथी। मैं सजेस्ट करूंगा, सारथी क्या 5-7 पेज का है, ठीक है। आपने सबसे अच्छे से एक बार सारथी को रीड कर लेना चाहिए। ये जो फर्स्ट रीडिंग है ना, ये एक नॉर्मल रीडिंग होगी तो भी चलेगा, समझना अच्छे से। लास्ट पेपर देके घर आए, घर आते ही पढ़ने के लिए सबसे पहले सारथी को रीड कर लिया कि 17 चैप्टर से चैप्टर 1 में ये टॉपिक्स है, चैप्टर 2 में ये टॉपिक्स है। मैं बता रहा हूं ये बोरिंग होगा, दिस इज गोइंग टू बी अ बोरिंग एक्सरसाइज, बट यू हैव टू डू इट। एक बार सारथी को रीड कर लिया, ठीक है, नॉर्मल तरीके से रीड करना, सुनो, ठीक है, एक बार रीड कर लिया। नेक्स्ट, रीड ऑल द केस लॉस। अभी आप सीक्वेंस अपना रख सकते हो, यू हैव टू रीड चैप्टर 3 to 9 इन डिटेल एंड ट्राई एंड गो थ्रू द रिमेनिंग चैप्टर्स। कि आपको जो 3 to 9 है, जो चैप्टर का पार्ट ए है, उसको तो कोशिश करो पूरा पढ़ लो, इतना तो समय रहता है, और उसके बाद में रिमेनिंग चैप्टर्स को सिर्फ गो थ्रू कर लो, टॉपिक देख लो। तो एग्जाम के एक दिन पहले जो चैप्टर नंबर 3 to 9 है उसको तो डिटेल में देखना है, केस लॉस को डिटेल में देखना है। केस लॉस कहां है, हर एक चैप्टर के एंड में, हमारे नोट्स में, सारथी में, मॉड्यूल में, हर जगह पर है। तो हर एक चैप्टर के एंड में जो केस लॉस है उन्हें भी डिटेल में देखना है, चैप्टर 3 to 9 को भी डिटेल में देखना है, और बाकी जो चैप्टर्स है उनको गो थ्रू किया तो भी चलेगा। सो रीड ऑल द केस लॉस इन आईबीसी मॉड्यूल, रीड चैप्टर 3 to 9 इन डिटेल, ट्राई एंड गो थ्रू द रिमेनिंग चैप्टर्स। रिमेनिंग चैप्टर्स के प्लेसमेंट देख पाओगे, ठीक है, ये कर लिया। नेक्स्ट व्हाट, गो थ्रू एफएक्यूज। फिर जो अपने एफएक्यूज मैं आपको बता रहा हूं, जो आपको टेलीग्राम और डिस्क्रिप्शन में मैं देने की कोशिश कर रहा हूं, ये भी आपको देखना है, इसको एक बार गो थ्रू कर लेना है वापस। ये भी एक बार पढ़ा प्रिपरेशन में, वापस गो थ्रू किया। गो थ्रू द एमसीएस, एमसीएस के पूरे सब्जेक्ट में नहीं, सिर्फ हमें इंसॉल्वेंसी लॉ और कंपनी लॉ, ये दोनों को एक बार गो थ्रू कर लिया, दैट्स इट। उसके बाद क्या करना है, एक और बार सारथी पढ़नी है। इस बार सारथी कैसे पढ़नी है, बोल बोल के सुनना मेरी बात को। मेरे हाथ में सारथी है, चैप्टर 1 में टॉपिक्स हैं, पहला टॉपिक है ये, दूसरा टॉपिक है ये, तीसरा टॉपिक है ये। आप शीशे के सामने खड़े हो जाइए, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड रिपीट इट, डू इट वंस। मतलब इसको आप 30 मिनट्स इन्वेस्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक बार अच्छे से पूरा सारथी बोल लो, उससे आपकी माइंड मैपिंग भी होगी, और एग्जाम में अगर कोई टॉपिक होगा तो यू विल बी एबल टू रीच द चैप्टर वेरी फास्ट। सो दिस इज हाउ आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर 1 day बिफोर द एग्जामिनेशन। सुनना, अभी जो मैंने आपको छोटी मोटी बातें बोली ना, आते ही सारथी रीड करना, इसमें कितना समय लगेगा? सबसे पहले रीड करोगे क्या, 20 मिनट में रीड कर लोगे एक बार सारथी को, फटाफट रीड करना है, ठीक है। उसके बाद में एफएक्यूज में कितने, 15 मिनट देने हैं। एमसीएस में सिर्फ 15 मिनट में, सिर्फ ऊपर से फटाफट से टेक अवे देखना है हमको, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। और जो एंड में सारथी पढ़ना है 30 मिनट्स, तो ये 30 मिनट्स, ये 30 मिनट्स, 1 hour, 1 hour 20 मिनट्स। तो मैं आपको ये जो एडिशनल टाइम पास की चीजें बोल रहा हूं, सिर्फ 1 hour 20 मिनट्स दे दी ना, बचा हुआ पूरा टाइम आपको कंटेंट रीडिंग पे ही देना है, पूरा टाइम कंटेंट रीडिंग पे ही देना है। ये कुछ एडिशनल चीजें जो आपको 15-20 मिनट में कर लेनी, इसलिए मैंने टाइम भी यहाँ पे लिखा है कि ये नहीं कोई बच्चा एफएक्यू लिख के 2 घंटे बैठ गया, सर ने बोला था एफएक्यू पढ़ के जाने का। अरे एफएक्यू का सिर्फ ओवरव्यू लेना है, पहले एक बार पढ़ लिया एग्जाम के पहले, और एग्जाम मतलब अभी पढ़ लिया, और एग्जाम के एक दिन पहले एक बार 15 मिनट वापस ओवरव्यू ले लिया। मेन कंटेंट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं, और उसमें भी आई एम वेरी क्लियर, केस लॉस अच्छे से पढ़ना, 3 to 9 पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। आई होप यू क्लियर, बिकॉज 3 to 9 में डिफिकल्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू नीड टू प्रिपेयर 1 day बिफोर द एग्जामिनेशन। आई एम ट्राइंग टू मेक इट वेरी क्लियर, कंसाइज एंड टू द पॉइंट, कि कोई कंफ्यूजन, वेगनेस रहेगी, ठीक है बेटा जी। अब एक सवाल आता है बहुत सारे बच्चों के सामने, सर हम एग्जाम में क्या क्या कैरी करें, व्हाट ऑल शुड वी कैरी ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। सो अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, सिंपल, हमारा आईबीसी का मेन बुक कैरी करना ही पड़ेगा, ये वाला बुक जो मैंने आपको दिखाया, ये मेन बुक है। आईबीसी का सारथी कैरी करना पड़ेगा, अमेंडमेंट शीट्स कैरी करनी पड़ेगी, ये 3 चीज आपको कैरी करनी है, मतलब बिना किसी भी सोच के तो करना ही। मॉड्यूल अगर कोई बालक करना चाहता है तो कर सकता है, ऑप्शनल है, कर लो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट, एमसीएस की बुक में से आईबीसी और कंपनी लॉ के केसेस, तो अगर आपको लगता है पूरी एमसीएस की बुक ले जाए तो पूरी ले जाओ, लेकिन उसमें एमसीएस में मुझे आईबीसी और कंपनी लॉ के केसेस कैरी करना है। एग्जाम में पूछ लेते हैं इंसॉल्वेंसी लॉ के पेपर में एमसीएस के केसेस से, तो एमसीएस के बाकी केसेस से पूछने की संभावना कम है, लेकिन हाँ आईबीसी, इंसॉल्वेंसी लॉ के केसेस एंड कंपनी लॉ के केसेस लेके जाना। एंड लास्ट, उसका एफएक्यूज का एक प्रिंट आउट ले जाते हो तो बेस्ट है, और ये आपके पास चॉइस है, अगर आपको लगता है ले जाना तो ले जाओ, नहीं ले जाना मत ले जाओ। एंड लास्ट, बेयर एक्ट ऑफ आईबीसी, आईबीसी की बेयर एक्ट लेके जाओ। आईबीसी की बेयर एक्ट क्या, कभी अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया कोई,
तो हमारे सारथी की मदद से आपको सेक्शन नंबर मिल जाएगा। तो इवन इफ द मॉड्यूल इज नॉट हेल्पिंग यू, कभी कभी क्या करते हैं ये ओपन बुक में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन फेंक देते हैं। अभी तक उन्होंने इंसॉल्वेंसी लॉ में ज्यादा नहीं फेंका, एमसीएस में फेंका एक दो बार। तो अगर इंसॉल्वेंसी लॉ में आ गया तो बेरैक कैन हेल्प यू आंसर दोस क्वेश्चंस। बेरैक कैन हेल्प यू आंसर दोस क्वेश्चंस। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच यू नीड टू कैरी, एकदम सिंपल। और आपको ऐसे बच्चे नहीं हो कि मैं आपको बताऊं साथ में पानी की बोतल लेके जाना, एडमिट कार्ड लेके जाना, एक पेन लेके जाना, लिख के आना है यहाँ पे। ऑफ कोर्स वो सब चीजें, दीज आर द थिंग्स यू टू कैरी फॉर आईबीसी। क्लियर है हम लोग यहाँ पे? तो एंश्योर दैट यू कैरी ऑल ऑफ दिस, बिल्कुल गलती नहीं करनी। एंड आई एम टेलिंग यू ना, यू टू बी प्रिसाइज, यू टू बी प्रिसाइज विद सर्टेन थिंग्स। कुछ जगह पे आलस या कुछ जगह पे केयरलेसनेस नहीं चलेगी। मार्क्स है, आपका करियर है, ये सब चीजें मतलब ये सब चीजें कैरी करते जाओ। ओके, एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ड्यूरिंग द 3 hours, उन 3 घंटे में कैसे मैनेज करें, मेरे साथ है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे आपको बतानी। सबसे पहली चीज, इस चीज को समझिए कि आप पेपर को देखो, आईबीसी का, इंसॉल्वेंसी लॉ का कोई भी पेपर देखो, आप अपने एग्जाम का पेपर देखना। मैं आपको क्या बता रहा हूं, 60 मार्क्स का जो पेपर होगा ना, इट इज गोइंग टू बी सुपर इजी। सुपर इजी मतलब कोई लिमिट ही नहीं, इतना इजी होगा कि आप बोलोगे मतलब एक व्यक्ति बिना देखे हमारे सारथी की मदद से लिख पाएगा। सारथी की मदद से आप 60 मार्क्स का पेपर ना वो इतना आसानी से कर लोगे, कोई लिमिट नहीं है। बट ये जो 60 मार्क्स का पेपर होगा ना, दिस इज गोइंग टू बी लेंथी। तो यहां पे आईसीएसई आपको फंसाएगा। 60 मार्क्स का पेपर इज गोइंग टू बी सुपर इजी बट लेंथी। ओके, नेक्स्ट 20 मार्क्स का पेपर इज गोइंग टू बी एवरेज। एवरेज मतलब थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा दिया ना, कर लो। हमारे मॉड्यूल से ही, हमारे नोट से ही क्वेश्चन होंगे, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है, केस लॉ बेस्ड हो गया या फिर इस तरह से हो गया, और आपको सॉल्व मॉडरेट एक एवरेज लेवल का पेपर होगा। 20 मार्क्स का पेपर डिफिकल्ट बनाएंगे। 20 मार्क्स का पेपर डिफिकल्ट बनाएंगे। व्हाई 20 मार्क्स का पेपर डिफिकल्ट बनाया जाएगा? टू डिफरेंशिएट नॉर्मल स्टूडेंट फ्रॉम अ रैंकर। ये 20 मार्क्स रैंकर के। तो एक नॉर्मल व्यक्ति है तो वो कैसा है, देखो एक और बात सुनना, ये नहीं सर मेरे को रैंक नहीं चाहिए, मैं 80 का ही लिख के आएगा। गधों, लिख के तो 100 का आना है। बट ये 20 मार्क्स के ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं जहां से एक रैंकर और नॉन रैंकर में डिफरेंशिएट हो जाता है ऐसा। तो नॉर्मली हर पेपर में ऐसा करते हैं, बट इंसॉल्वेंसी में प्रिसाइजली वो क्या करेंगे, 60 मार्क्स का पेपर सुपर इजी, 20 मार्क्स का पेपर एवरेज, हर पढ़ा हुआ व्यक्ति जो पढ़ के गया ना वो लिख पाएगा, और 20 मार्क्स का पेपर डिफिकल्ट है। मतलब इंसॉल्वेंसी लॉ आपको फेल नहीं कर पाएगा अगर आप अच्छे से क्लासेस अच्छे से पढ़ के भी गए। आप अच्छे से पढ़ के गए ना तो इंसॉल्वेंसी लॉ के पेपर में आप फेल नहीं हो सकते, 100% नहीं हो सकते, बिकॉज ये 80 तो आपके हाथ में ही है ना। हर बालक जो अच्छे से पढ़ के गया वो 80 तो करेगा। फिर ये 20 आता है थोड़ा सा डिफिकल्ट, ये भी ऐसा नहीं कि आप नहीं कर पाओगे, यहां पे बस आपको अच्छे से प्रोविजन को अप्लाई करना पड़ेगा। मोरलेस क्वेश्चंस वहीं से आते हैं, लेकिन कभी एफएक्यूज से, कभी आप समझिए आईबी, हाँ एमसीएस के केस से, कहीं से भी आ सकता है। तो हम तो प्रिपेयर होकर जा रहे हैं, तो ये 20 मार्क्स का भी आप हैंडल कर लोगे, आई बिलीव इन यू। बट फिर भी दीज आर डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो समझना सबसे पहले क्या करना है कि आप क्वेश्चन पेपर जैसे ही देखें, you have to focus on these 60 marks and these 20 marks first. 20 मार्क्स का जो डिफिकल्ट पोर्शन है उसको इग्नोर कर दो बिल्कुल, ये एंड के लिए रखो। मैं बता रहा हूं कौन बच्चा फेल हो जाता है। फेल वो बालक हो जाता है जो पेपर देखता है, ये आपके साथ एग्जीक्यूटिव में हुआ होगा शायद कभी, अगर नहीं हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन पेपर देखा, क्वेश्चन पेपर देखते ही क्या हुआ कि यार ये जो 2-3 क्वेश्चन दे रही है तो बहुत डिफिकल्ट आ गए। भले ही बचाओ पेपर आसान होगा, सिक्योरिटीज लॉ में बहुत कॉमनली होता है कि पहले क्वेश्चन वो ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं नहीं, पहले क्वेश्चन में वो ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं जहां पे एक व्यक्ति को रोना आ जाता है, और वो कॉन्फिडेंस लेवल इतना डाउन कर देते हैं कि बच्चा फिर आगे का पेपर लिख ही नहीं पाता, फेल हो जाता है। तो वो चीज वो प्रोफेशनल में भी ट्राई कर सकते हैं। तो आपको बोलना है कि सुनो, नाउ वी आर रेडी फॉर इट। ये 20 मार्क्स का डिफिकल्ट है ना, इसको हम देख ही नहीं रहे, पहले हम ये 80 मार्क्स का लिख लें और फिर लास्ट के हाफ एन आवर में मिलते हैं तुमसे। फिर पावर प्ले मतलब क्या, तू अरे तो ना लास्ट का ओवर चल रहा है, मार्क्स बन गए तो बोनस, नहीं तो हमारे ऑलरेडी इनफ टोटल तो हम बना चुके हैं। आपको समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? 2020 चल रहा है, 19 ओवर्स हो चुके हैं, आपने ऑलरेडी 200 रन बना दिए, आप 2020 में 200 रन बना चुके हो, 180 रन बना चुके हो, लास्ट ओवर है। अब हर एक बॉल पे पार्टियां घुमाते हैं, अगर छक्का चला गया तो चला गया, नहीं तो 200 रन तो ऑलरेडी बना ना, अच्छा टोटल तो ऑलरेडी खड़ा है, अच्छा टोटल ऑलरेडी खड़ा है। अरे अब तो रिस्क ले सकते हो ना। लेकिन अगर मान लीजिए फर्स्ट ओवर में क्या उतने ही निडर, उतनी डेयरिंग से आप खेल पाएंगे क्या? फर्स्ट ओवर में डर है यार, क्योंकि पूरा का पूरा आगे 19 ओवर्स खेलना बाकी है, तो फर्स्ट ओवर में बड़ा रीजनेबल शॉट खेलेंगे। सुनील नारायण थोड़ी हो कि आपके विकेट की कीमत नहीं है। हाँ, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिना पढ़े जा रहा है, जिसको पता है मैं फेल ही होने वाला, सुनील नारायण पता है ना आपको? आई थिंक केकेआर सुनील नारायण से ओपनिंग कराती है। जो बच्चे T20 एज एन आईपीएल क्रिकेट नहीं देखते, 2 मिनट के लिए बैर कर लो मुझको, केकेआर सुनील नारायण से ओपनिंग कराती है। क्यों? सुनील नारायण इज एक्चुअली अ बॉलर, ठीक है, उसके विकेट की कोई कीमत नहीं है। तो वो क्या करता है, वो आता है अंधे पट्टे शॉट घुमाता है, जितने रन मिले वो बोनस है, नहीं मिले तो नहीं मिले। कभी कभी चल जाता है तो सामने वाली टीम के धागे खोल देता है वो, और नहीं चलता तो आउट होकर घर आ जाता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसको। सो टाइम अगर आप वैसे हो ना
कि भैया जी हाँ सर हम तो ऐसे ही दे रहे हैं, पास हुए तो नहीं तो कोई बात नहीं, हमारे एक अटेम्प्ट की कीमत नहीं है, तो शुरुआत में डिफिकल्ट क्वेश्चन से भिड़ लेना, हाँ हाँ कोई बात नहीं देखा जाएगा। लेकिन अगर आपके विकेट की कीमत है तो शुरुआत में एकदम कैलकुलेटिवली अपना मार्क्स स्कोर करो, एंड वंस यू हैव अटेम्प्टेड 80 मार्क्स के अच्छे से कर लिए हैं, 70 टू 80 मार्क्स का अच्छे से कर लिया है, अब कौन था वो, ए कौन, ये बुमराह उमरा कौन है, ये कौन, डेल बुला सबको, इधर आओ इधर आओ, अब करो बोलिंग। अब लास्ट ओवर में वो जो क्वेश्चन है वो अगर बहुत भी डिफिकल्ट है तो आपका बिगाड़ क्या लेगा, आप 80 मार्क्स का पेपर तो अच्छे से करके आए हो ना, अब 20 मार्क्स के क्वेश्चन में अपने बेस्ट विदाउट एनी प्रेशर खींच के दो, अरे लग गया तो 6 भी तो हो सकता है, क्या पता, देखो कोई ना कोई तो होगा ना स्टूडेंट जो इसको सही करके आएगा, ऐसा थोड़ी कि 20 मार्क्स का कोई करता ही नहीं, बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं। तो ये एंड में अगर आपने अपने लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन को समझ के मॉड्यूल सारथी इन सब की मदद से कर लिया तो वंडरफुल, नहीं किया तो भी आपका पेपर तो नहीं बिगड़ा ना। वहीं अगर कोई व्यक्ति फर्स्ट ओवर में ही ये लेके बैठ गया, मैं आपको कह रहा हूं यहां पे ही आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इतना गिर जाएगा, इतना टाइम आप अपना वेस्ट कर लोगे कि फिर ये भी आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। फिर जब बाद में सामने ये जो पीयूष चावला जैसे बॉलर आएंगे ना, उनको भी आप नहीं मार पाओगे। क्यों? क्योंकि शुरुआत में जब डील स्टेन वगैरह आए थे वहीं पे विकेट जा चुका है, अब पीयूष चावला जैसे ओवर आ रहे हो और अब आप बैठे हो, आप कुछ कर ही नहीं सकते, अब आप पवेलियन बैठ के क्या सोचोगे। तो शुरुआत में अगर आपने टाइम वेस्ट कर दिया तो एंड के पीयूष चावला के ओवर मिस हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कि आपका टाइम ही नहीं बचा और एंड में इजी वाले क्वेश्चन सारे मिस हो गए। अरे समझो, टीम 12 ओवर पे ऑल आउट हो गई है और ये गरीबों के ओवर बाकी सारे, जिसको मतलब बॉलर को देख के हमें मतलब घर से टीवी देख के चलते कि मैं बैटिंग कर लूं इसके ऊपर, तो यार क्या बॉलिंग डालता पीयूष चावला, जिप करके सटाक करके मारो, एक बार मारो, उसको भी मारो, बॉल को भी मारो। What I'm trying to tell you is कि आप खुद बेवकूफ हो अगर आपने शुरुआत में टाइम वेस्ट कर दिया डिफिकल्ट टॉपिक्स में, पेपर छूट गया और एंड में देखा जो क्वेश्चंस छूटे वो सारे इजी थे। सो वेरी केयरफुली अंडरस्टैंड कि पेपर इसी टाइप का आएगा, 60 मार्क्स सुपर इजी बट लेंथी, 20 मार्क्स एवरेज, 20 मार्क्स डिफिकल्ट, सो यू हैव टू फोकस ऑन दीज 80 मार्क्स फर्स्ट। क्लियर? अब मैं बताता हूं क्या चीजें ध्यान में रखते हो आपको एग्जाम देना, ठीक है। सबसे पहले कीप इन माइंड दैट पेपर इज गोइंग टू बी लेंथी। मैं आपको अभी से बोल रहा हूं पेपर लेंथी होगा। बेवकूफ है वो व्यक्ति जो बाहर आके बोलता है यार 10-15 मार्क्स का छूट गया, नहीं, 100 का लिख के आना है, मतलब लिख के आना है। तो कीप इन योर माइंड फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन दैट पेपर इज लेंथी। सेकेंड, आइडेंटिफाई इजी एंड स्कोरिंग क्वेश्चंस एंड स्टार्ट आंसरिंग देम। तो पहले क्या करो, पहले इजी वाले क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर लो। जब आप पूरा पेपर देखते हो ना तो मान लो पेपर में 3 क्वेश्चन आपको इजी मिल गए, तो वो 3 को पहले आइडेंटिफाई करके लिख दो, इतना लोड मतलब कि ये इन क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो इजी वाले मिल गए उनको पहले फोड़ दो। आइडेंटिफाई द इजी क्वेश्चंस एंड स्टार्ट आंसरिंग देम। मेंटेन द स्पीड फ्रॉम द स्टार्ट। मैं कह रहा हूं इंसॉल्वेंसी लॉ में अगर आप 100 का लिख कर आए हो तो कोई ताकत आपके मार्क्स कम नहीं कर सकता, बट अगर आप लिख के ही 70, 75, 80 का आओगे तो फिर क्या फायदा। तो लिख कर आना है 100 का किसी भी हालत में। प्रेफर शॉर्ट क्वेश्चंस, ये वही जो मैंने शुरुआत में बताया कि जो कम मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं उसमें ज्यादा स्कोरिंग होता है, तो उनको प्रेफर करो। फॉलो 60-40 रूल फॉर टाइम मैनेजमेंट। व्हाट इज 60-40 रूल? इफ इट ऑल यू रिमेंबर, एग्जीक्यूटिव में मैंने आपको बताया था 60-40 रूल क्या होता है कि आपको फर्स्ट 2 आवर्स में किसी भी तरह से 60 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर देना है, क्योंकि जनरली 60 मार्क्स का इजी होता है, 60 मार्क्स का इजी पेपर होता है ना, तो ये 60 मार्क्स का फर्स्ट 2 आवर्स में कर दो। पेपर देखोगे मैक्सिमम 40 मार्क्स का ऐसा पेपर आएगा जो आपको नहीं आता है, बहुत डिफिकल्ट भी पेपर आ गया तो मतलब बुरे से बुरा पेपर, मोस्ट डिफिकल्ट पेपर भी आपको 60 मार्क्स का तो आता है, 40 का नहीं आता है, तो उन 40 को भूल जाओ और 60 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर दो अच्छे से। अब मेरे को प्रोफेशनल के बच्चों को बताने की जरूरत नहीं कि अगर आपने कोई क्वेश्चन स्टार्ट किया उसके सारे सब क्वेश्चन लिखने होते हैं। अब मुझे भी ये पता है कि सर होता क्या है पता है, इस क्वेश्चन में 3 सब क्वेश्चन है, इसके 2 आते हैं, उस क्वेश्चन में भी 2 सब क्वेश्चन है, उसका 1 आता है। अब क्या नहीं, पढ़ाई अच्छे से करो कि एक क्वेश्चन पूरा आता हो, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, बिकॉज आईसीएसआई इज वेरी क्लियर कि एक क्वेश्चन शुरू किया तो उसके सारे सब क्वेश्चन साथ में लिखने पड़ेंगे। तो पढ़ाई अच्छे से करो एंड आइडेंटिफाई करो कि ओवरऑल भी आपको कौन से पूरे क्वेश्चंस अच्छे से आ रहे हैं और उनको पहले अटेम्प्ट करो। एक की है जो मैं आपको कह रहा हूं, बस इस तरह के गाइडेंस क्या देना है। एक है कि क्यों इंसॉल्वेंसी लॉ सब्जेक्ट ऑप्शनल में कैसा है वो बाद में बात करते हैं, लेकिन मेरी एक बात को ध्यान रखना, आप सब बच्चे इंसॉल्वेंसी लॉ में एग्जाम्पशन लेके आ सकते हो, एंड आई मीन इट व्हेन आई से इट। अरे मैं आपको कह रहा है ना, आप सब बच्चे मॉड्यूल 3 के तीनों पेपर्स के अंदर एग्जाम्पशन लेके आ सकते हो, मतलब मैं कह रहा हूं बहुत आसान है एंड पीपल आर डूइंग इट कंफर्टेबली। कुछ बच्चे पता नहीं क्यों पैनिक कर जाते हैं। आपको बस एक की का ध्यान रखना है, दैट यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। बस ये चीजें तो खत्म, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, पैनिक नहीं करना। अगर आप कॉन्फिडेंट है ना तो यू गोइंग टू किल इट। हाँ, आई एम टेलिंग यू। एंड एक बात बोलता हूं, बहुत ध्यान रखना, आइडियली तो यू शुड नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट, यू शुड नॉट बी अंडर कॉन्फिडेंट, यू शुड बी दैट बैलेंस्ड कॉन्फिडेंट, बट गिवन अ चॉइस इट इज बेटर टू बी ओवर कॉन्फिडेंट देन अंडर कॉन्फिडेंट। I hope you understand what I'm trying to say. It is better to be overconfident. I would not suggest anyone to be overconfident, but it is better to be overconfident rather than underconfident. तो अंडर कॉन्फिडेंट जो है ना, वो सबसे खतरनाक स्थिति, वो आपको फेल करा देगी, वो आपको फेल करा देगी।
आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। मतलब एक बालक है जिसने, देखो दो बालक हैं, दोनों ने साल भर अच्छे से पढ़ाई की, पूरे ईयर लॉन्ग देव स्टडीड रियली हार्ड। एक बालक हो रहा है अंडर को, मेरे को कुछ नहीं आता, मेरे को कुछ नहीं आता, मेरे को कुछ नहीं आता। दूसरा वो कर रहा है, मेरे को सब आता है, मैं अभी नवरात्रे चल रहे हैं, मैं गरबा खेल के आऊंगा और अगले दिन से मैं एग्जाम दूंगा। ये है ओवर कॉन्फिडेंट, ये मेरे को कुछ नहीं आता, मेरे को कुछ नहीं आता, मेरे को कुछ नहीं आता। आई एम टेलिंग यू, इफ आई हैव टू बेट ऑन एनी वन ऑफ देम, आई एम गोइंग टू बेट ऑन दिस गाय हु इज गोइंग टू प्ले गरबा एट द नाइट एंड गोइंग टू राइट द पेपर इन द मॉर्निंग। बिकॉज ये ओवर कॉन्फिडेंट है ना, गलत है वो भी। अ पर्सन हैज टू बी बैलेंस्ड तरीके से कॉन्फिडेंट कि भैया ना तो मैं गरबा खेलने जा रहा है और ना मैं रो रहा है, मैं पढ़ाई करके एग्जाम देगा। लेकिन अगर इन दोनों में से किसी एक पे मुझे बेट लगानी है तो आई एम गोइंग टू बेट ऑन दिस गाय जो ओवर कॉन्फिडेंट है, बिकॉज इसके पास होने की संभावना ज्यादा है। जब आप ये करते मुझे कुछ नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, आपके ब्रेन सेल्स काम नहीं करेंगे और आप एग्जाम में पैनिक करोगे, ब्लैक हो जाओगे। बी कॉन्फिडेंट, आई एम टेलिंग यू, हर एक व्यक्ति उतना ही स्मार्ट है आपके आसपास। एक नॉर्मल से एग्जाम्पल है, मैं आए दिन बच्चों को देता हूँ, जनरली वीडियोस में नहीं बोलता, जब पर्सनली कोई बच्चा मेरे सामने होता है तो बताता हूँ। अच्छा पहली बार एग्जाम्पल वीडियो में ले रहा हूँ, समझना मेरी बात को, बहुत छोटी सी बात है। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि यार ये तो इंटेलिजेंट है, ये फोड़ देगा क्योंकि एग्जीक्यूटिव का रैंक है, मैं गधा हूं, मुझे एग्जीक्यूटिव में 2 अटेम्प्ट लगे, मुझसे नहीं होगा, आप बेवकूफ हो। अगर ऐसा होता बचपन में, हम सब लोग चलना सीखते कब है? वही आई थिंक क्या 1 साल की एज में, 1 डेढ़ 2 साल, जो भी एज रहती होगी, मुझे पता नहीं पाया, गॉट नो एक्सपीरियंस, और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो वही आई थिंक वही 1.5 2 ईयर्स के बीच में हर एक व्यक्ति चलना सीखता है। अगर ऐसा होता कि कुछ लोग, कोई व्यक्ति दिमाग से तेज होता, कोई धीरे होता, तो ऐसा होता ना कि चलना सीखना इज ऑल्सो एन आर्ट एंड वेरी डिफिकल्ट आर्ट एज कंपेयर टू दीज पेपर्स, वेरी डिफिकल्ट आर्ट। यार वो कैसे आप बाकियों के बराबर सीख लिए? मतलब कहीं ना कहीं जो आपका एप्टीट्यूड है वो सेम है, इट इज जस्ट के माहौल जो आपको मिला ना, उसने आपको अंडर कॉन्फिडेंट बना दिया। So the limits you have been kept by you and your environment. So break that chain, break that environment, tell yourself that you can do it, and I'm telling you, you can do it. And I'm telling you, you can do it. It's just a mindset which you have to develop, and I'm telling you, you can develop the mindset like this. Like this, you can develop the mindset. तो बस अपना mindset develop करो और फोड़ दो एग्जाम को। इंसॉल्वेंसी लॉ क्या, MCS क्या, मॉड्यूल 3 क्या, सब बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। Just try and follow all of these things and go ahead for your examination. एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं किसी कारण से बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन है, इज IBC द बेस्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट? तो मेरी बात को अच्छे से समझना। When I opted for मॉड्यूल 3 मैं पढ़ाने वाला हूँ, तो कैसा है, MCS तो आई एम अ लॉयर, सो आई डिसाइडेड टू टीच MCS, एंड सिक्योरिटीज लो एग्जीक्यूटिव में पढ़ाता हूँ, उसका मॉडिफाइड वर्जन फंडिंग, मतलब फंडिंग वाज द रीजन आई केम टू मॉड्यूल 3, राइट, आई केम टू टीच CS प्रोफेशनल। सो ये बात तो तय है, जब फंडिंग सिलेबस में आया तभी मैंने पढ़ाना चालू किया, पहले मैं प्रोफेशनल नहीं पढ़ाता था। जब ICS ने सिलेबस चेंज करके फंडिंग को लाया, MCS को लाया, तब मैंने प्रोफेशनल पढ़ाना शुरू किया था। सो अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, उसके पहले ओल्ड सिलेबस में मैं नहीं पढ़ाता था। सो ऐसा है कि ये दो तो ऐसे थे जो कि मुझे बिलोंग करते हैं, बट ऑप्शनल में आई हैड टू चूज कि मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाऊं। तो मैंने सारे सब्जेक्ट देखा और मुझे IBC क्यों पसंद आया, उसके 2 कारण हैं। एक, आई नो अ लॉट ऑफ प्रैक्टिसिंग CS, अ लॉट ऑफ पीपल आर परस्यूइंग जॉब, मेरे स्टूडेंट हैं जो जॉब कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, दे कीप टेलिंग मी कि सर IBC बहुत IBC बहुत भयंकर है, बहुत स्कोप है। सो वन थिंग इज फॉर श्योर कि इंसॉल्वेंसी लॉ में फ्यूचर स्कोप बहुत है, वन। एंड सेकंड, अकेडमिकली स्पीकिंग, ये जो सब्जेक्ट है थोड़ा सा ओवरलैप करता है आपके सेकंड ग्रुप के CRI से। तो सेकंड ग्रुप के CRI में जो इंसॉल्वेंसी पार्ट है 50 मार्क्स का, उसी का थोड़ा देखो एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कंसेप्ट तो सेम रहते हैं, तो उसी का एक पार्ट है, तो काइंड ऑफ ओवरलैपिंग भी रहती है, तो स्टूडेंट के लिए थोड़ी सी लाइफ आसान हो जाती है। तो ये जो ओवरलैप, थोड़ी मेहनत कम करनी पड़ती है ना। अगर आपने इंसॉल्वेंसी लॉ पहले पढ़ लिया मॉड्यूल 3 का, तो आपको मॉड्यूल 2 में इजी जाएगा। आपने मॉड्यूल 2 पहले पढ़ लिया तो मॉड्यूल 3 में इजी जाएगा। ईदर वेज ये ऐसे काम करेगा। तो ये 2 कारण थे कि मैंने इंसॉल्वेंसी लॉ डिसाइड किया था, एंड मुझे लगता है इंसॉल्वेंसी लॉ इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट टू टेक। हैविंग सेड दैट, व्हाट आई थिंक इज फूलिशनेस इज टू चेंज एनी ऑप्शन। तो अगर आप बच्चे का ऑप्शनल कोई और सब्जेक्ट है तो डोंट चेंज इट टू इंसॉल्वेंसी लॉ, जो है उससे पढ़ो। चेंज करना इज फूलिशनेस, एंड एग्जाम के लास्ट 1 मंथ में 2 मंथ में चेंज करना है सुपर फूलिशनेस, ये मत करो। हाँ, अगर आपको एग्जाम के 4-5 महीने पहले चेंज किया, आपके पास इनफ समय है कि आप अच्छे से पढ़ पाओगे, तो आप चेंज करने का सोच सकते हो। अदरवाइज आप एक गलती क्या करते हैं, एक अटेम्प्ट में आपने एक सब्जेक्ट लिया एंड यू फ्लंक्ड, यू स्विच द ऑप्शनल and then you try the other optional. Don't do that. That is foolishness. That is foolishness. हो सकता है आपके किसी एक सीनियर ने ऐसा किया होगा और वो सक्सेसफुल हो गया होगा, that does not mean कि आप भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। That does not mean कि आप भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। I hope you understand. ठीक है, तो I would just be very clear, क्या IBC बेस्ट ऑप्शनल है? मेरे नजर में है, लेकिन ये तभी और बेस्ट ऑप्शन जब आपने शुरू से ले लिया। अगर आपका कोई और ऑप्शन है तो चेंज मत करो IBC। ठीक है बेटा जी, so that'll be all from my end, and I hope I've tried to answer all of your queries, and I believe in you, and I know that you're going to kill this particular attempt. और जैसे ही आपका attempt होता है, I want you people to come back to this video,
come back to this video. If you don't like this video right now, come back after the exam and then give me a like or comment that sir हाँ इस तरह से पेपर हुआ मजा आ गया. Because what I've told you here now is not just a thing जो मैंने 1-2 घंटे में prepare की. This is my 100 hours का experience of teaching my insolvency law का batch, which I'm trying to sum up for those students who are self-studying. Okay, so I really hope that this video would help you in the examination. And thank you so very much, people, for being with me, for enjoying the sessions and sharing your love in such abundance. Thank you so much, people, and I'll be looking forward for your results. जी जान लगा दो और for the examination. Bye bye. That'll be all from Shubham Suklecha signing off. आप बच्चों का फंडिंग, MCS, IBC सब चीजें यहां पर हो चुकी है. And thank you so very much. अब बच्चों की अगर कोई अपेक्षाएं थी जो मैं पूरी नहीं कर पाया तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा. But I've tried my level best to give it my best. Okay. Thank you so much, people. I'll see you people soon. And probably on the other side of the table as a professional very soon. Bye-bye.